नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है सेल एंड बैटरी केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी कितने प्रकार की होती है, बैटरी कैसे बनती है, सेल के प्रकार के आधार पर उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कौन कौन से सेल होते हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से उसमें मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, छड़ किसके प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सब के बारे में आसानी से बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों के मन में सेल एंड बैटरी से संबंधित कोई कंफ्यूज न हो। बारीकी से आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा विद फॉर्मूले सहित। यदि आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा साथ में वो भी करवाएंगे, सीरीज पैरेलल न्यूमेरिकल करवाएंगे। मतलब कि इस चैप्टर में से आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप किसी क्वेश्चन पेपर को खोल के देखो और आपके सामने क्वेश्चन आए और आप उसका आंसर नहीं दे पाओ, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो चलिए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है सेल। अब सबसे पहले ये देखेंगे सेल क्या है। देखो ये एक है केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है, एक रासायनिक क्रिया का चैप्टर है। रासायनिक क्रिया कैसे होगी और किस रासायनिक क्रिया के द्वारा कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करेंगे और किस प्रकार आपको ईएमएफ मिलेगा। एक वोल्टेज सोर्स आपके सामने है, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स को देखते हुए ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेल क्या है, सेल क्या है और सेल के अंदर जो सेल का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल क्या है, फिर देखेंगे सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि वो किस प्रकार कार्य करता है। यदि आप एक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल समझ जाते हो, उसका कार्य सिद्धांत समझ जाते हो, तो जितने भी सेल आगे आएंगे, जितनी भी बैटरियां आगे आएंगी, आपको कहीं भी नौबत नहीं आने वाली। सिर्फ आपको 2-4 नाम याद रखने हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलाइट के बाद में उसके गुण दोष क्या हैं और उसमें इलेक्ट्रोड कौन कौन से, बस यही याद रखना है। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल आज एक बार समझ लोगे, सभी सेलों का वर्किंग प्रिंसिपल यही रहेगा, ठीक है। तो अब उसमें ये देखना है कि आपको सर वोल्टाइक सेल क्या है, वोल्टा सेल क्या है, फिर आपको लैग्रांजी सेल क्या है। ये सारी बातें इस वर्किंग प्रिंसिपल में हो जाएंगी, बैटरी वाली तक भी हो जाएंगी, लेड एसिड सेल बैटरी भी हो जाएगी, सब के सब हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेल के बारे में देखेंगे। सेल सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सेल क्या है। अब ये देखना है सेल क्या है। सेल एक प्रकार का वोल्टेज सोर्स है, वोल्ट का स्रोत है। सेल क्या है, सेल क्या है, वोल्टेज सोर्स है। सेल क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अब करता क्या है, ये रासायनिक क्रिया को या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, ये एक रासायनिक क्रिया का चैप्टर है। रासायनिक क्रिया के द्वारा अपने को ईएमएफ उत्पन्न करना है, ठीक है। तो अब ये करता क्या है, ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। ये इसका एक सिद्धांत है कि क्या करेगा, इसका कार्य क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अब आपको ये देखना है कि सेल में इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो एनोड कैथोड कैसे होंगे, किसको एनोड कहेंगे, एनोड कैथोड क्यों बने, वोल्टेज कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कैसे हुआ, यही तो इसका सिद्धांत है। तो अब इसके बारे में देखना है कि ये बात तो से कि वोल्टेज सोर्स है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन इसका वर्किंग क्या है, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले ये देखना है कि इसका वर्किंग कार्य प्रणाली क्या है इसकी, ये किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उसमें ये देखना है कि आपको एक इलेक्ट्रोड मिलेंगे, एनोड होगा, कैथोड होगा, तो किस प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि विलयन होगा, विलयन मतलब कि द्रव्य चालक होगा। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊंगा क्या होगा, एक द्रव्य चालक होगा, विलयन होगा। विलयन में 2 क्रियाएं होंगी, इलेक्ट्रोलाइट में 2 क्रियाएं होंगी, एक ऑक्सीडेशन होगी और एक रिडक्शन होगी। दोनों क्रिया किसके माध्यम से करवाएंगे, इलेक्ट्रोड के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडेशन क्रिया और रिडक्शन क्रिया, रिडक्शन क्रिया के द्वारा 2 इलेक्ट्रोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करवाएंगे। उसके बाद में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसके वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रयोग कर लेंगे। तो वही सेल है, वही बैटरी है, सब कुछ चाहिए। तो आप ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट में, आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताओ कि वर्किंग क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। विलयन का मतलब एक द्रव्य चालक है। ठोस चालक आपको सिल्वर है, चांदी है, मतलब कि एल्यूमिनियम, ये ठोस चालक थे। और ये क्या, ये द्रव्य गैस चालक भी है,
गैस चालकपन की निष्क्रिय गैस सारी चालक होती हैं। ये तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में इसमें ऑक्सीडेशन क्रिया, इलेक्ट्रोलाइट में मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लिख देता हूं ऑक्सीकरण, ये होगी ऑक्सीडेशन। व दो क्रिया होंगी, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन क्रिया। मेरी बातें ध्यान से सुनना और गौर से देखना, आपको कहीं भी सेल के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप धीरे धीरे गौर से मेरी बातें समझते हो। इसको कहेंगे अपचयन क्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया। दो क्रिया होंगी इलेक्ट्रोलाइट में, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। ठीक है, क्रिया के द्वारा, क्रिया द्वारा ये होंगी, क्रिया द्वारा दो इलेक्ट्रोड के मध्य, दो इलेक्ट्रोड के मध्य, दो इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड को हिंदी में क्या कहेंगे, छड़ कहते हैं हिंदी। आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताओ क्या है, दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न करना। ठीक है ना, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पीडी पोटेंशियल विभवांतर उत्पन्न करना। विभवांतर उत्पन्न करके क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर उत्पन्न करके, याद रखना, विभवांतर उत्पन्न करके एक वोल्टेज स्रोत के रूप में, वोल्टेज स्रोत के रूप में प्रयोग करना। ये क्या है, ये सेल है। सेल में यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब इसको आसानी से समझना कि इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया के द्वारा दो इलेक्ट्रोड के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करके उसको वोल्टेज स्रोत के रूप में प्रयोग करना सेल का कार्य है, और सेल में यही होता है। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्रिया के कारण होगा क्या। मैंने आपको बताया रिडक्शन क्रिया होगी, देखो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्रिया होगी और रिडक्शन क्रिया होगी। इसके द्वारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। इनके द्वारा क्या होगा, दोनों के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। अब कैसे होगा, ये किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट में। याद रखना, आपसे काफी बार ये में इन दोनों का इतना बड़ा रोल है, ऑक्सीडेशन क्रिया और रिडक्शन क्रिया, मतलब अपचयन क्रिया और ऑक्सीजन क्रिया का इतना बड़ा रोल है कि आपको एनोड कैथोड भी इन्हीं के आधार पर होगा। एनोड कैथोड का निर्माण, धनात्मक इलेक्ट्रोड का निर्माण और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का निर्माण भी इन्हीं के आधार पर होगा। दोनों क्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि रिडक्शन क्रिया और ऑक्सीडेशन क्रिया, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया के कारण पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। लिखा है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने होते हैं, ये देखना, कितने पोटेंशियल डिफरेंस, किस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, ये आपको देखना अनिवार्य है। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेल क्या है और किस प्रकार ये वोल्टेज स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब ये होगा कि दो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, पीडी, मैं शॉर्ट में पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। दो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, एक तो हाई पोटेंशियल होगा, याद रखना, मैं शॉर्ट में हाई पोटेंशियल मतलब कि ये हो गया उच्च विभव। ठीक है, एक तो हो गया उच्च विभव, जो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा उच्च विभव। एक दूसरा होता है लो पोटेंशियल, एलपी, आप इसको हाई पोटेंशियल लिख लेना, उच्च विभव, लो पोटेंशियल निम्न विभव। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रो माइनस, ये होगा ऋणात्मक, दोनों होते हैं। इस क्रिया के द्वारा ये पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, और आपको वोल्टेज स्रोत के रूप में प्रयोग करेंगे, और वो हो जाएगा सेल। बैटरी भी यही होती है। बैटरी क्या होती है, सेलों का समूह होता है और कुछ नहीं है। सेल को पढ़ेंगे तो बैटरी अपने आप आ जाएगी। बैटरी पढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। श्रेणी में जोड़ेंगे या समानांतर जोड़ेंगे वो बात की बात है, समझ रहे बात को। अब ऑक्सीडेशन क्रिया और रिडक्शन क्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, ये भी देखना जरूरी है। आपको प्रत्येक बातें बताऊंगा, सेल का निचोड़ निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेल की एक संरचना पढ़ रहे हैं, सेल का एक वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं अपन, और इसको यदि आप समझ जाते हो तो भविष्य में कभी समस्या नहीं आएगी। और अपने बुक्स में इस प्रकार की छोटी छोटी बातें मिलने वाले नहीं है, इसलिए आप आराम से धीरे धीरे समझना। अब ऑक्सीडेशन क्रिया और रिडक्शन क्रिया किसके ऊपर निर्भर करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एक परमाणु की संरचना, चांदी का परमाणु अलग है, तांबे का अलग है, सोने का अलग है, सबका परमाणु अलग अलग है।
उसकी संरचना के आधार पर, धातु की इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर ऑक्सीडेशन क्रिया होती है और रिडक्शन क्रिया होती है। तो ये लिख सकते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन क्रिया और रिडक्शन क्रिया की बात करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दो क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की बात करें, दोनों क्रिया धातु इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करती हैं। धातु इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का मतलब कि दो इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे, जो इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे उसके ऊपर निर्भर करती हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सिविलियन में दो क्रियाएं होंगी। दोनों क्रियाएं किसके मध्य होंगी? दो इलेक्ट्रोड के मध्य होंगी। दो क्रियाएं होंगी, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य होंगी, एक ऑक्सीडेशन होगी, एक रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन क्रिया में क्या होगा? ऑक्सीडेशन क्रिया में क्या होगा उससे पहले आपको ये देखना जरूरी है। आपको बताता हूँ, देख छोटी सी बात देखना, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, शुरू में यदि मैंने सिलेबस शुरू किया था तब पढ़ाया था, तब भी आपको समझाया था, आज भी समझा देता हूँ कि दो पोटेंशियल अपने पास हैं। ये देखा आप लोगों ने, दो पोटेंशियल अपने पास, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, उच्च विभव और निम्न विभव। मतलब कि एक इसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है और इसमें प्रोटोनों की बहुलता होती है। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। इसको देखना, जैसे आप लोग जानते हो एक परमाणु होता है, वो निरावेशित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, बल्कि परमाणु में दो आवेश होते हैं। एक नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षों में होता है, और एक नाभिक के अंदर पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है दो। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, उसके बराबर होने के कारण वो एक निरावेशित होता है, नॉन चार्जेबल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। माना कि परमाणु देखो ये है और एक परमाणु ये है, आप गौर से समझना। आप इन दोनों को मैं फिर बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। माना कि इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 प्रोटॉन है और 29 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 29 प्रोटॉन है और 29 इलेक्ट्रॉन, ये इस नाभिक के अंदर है 29 और ये इलेक्ट्रॉन है। समझ लें मेरी बात को। अब ये भी नॉन चार्जेबल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये नॉन चार्जेबल होने का मतलब कि ये निरावेशित है। यदि इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, समझ लें मेरी बात को, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया से, तो क्या बच गई? इस पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, और इसमें से इसमें वो इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो अनबैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अनबैलेंस होते ही आप कहेंगे ये क्या बन गया? आयन बन गया। ये क्या बन गया? आयन। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनबैलेंस कर दिया जाए, यदि किसी परमाणु को अनबैलेंस कर दिया जाए तो वह आयन कहलाता है। ठीक है, ये आयन बन, कौन सा? धन आयन, धन आयन बन गया ये। और ये इसमें वो इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, मैंने 29 के सारे इलेक्ट्रॉन डाल के इसमें डाल दिया, 58 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये ऋण आयन बन गया। ठीक है, अब आप गौर से देखना, इस पे कौन सा आवेश है? इस पे ओनली सिर्फ पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया कि लो पोटेंशियल जहां होता है, ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल और इसको कहेंगे लो पोटेंशियल। अब आप इतना जानते हो कि ये भी अनबैलेंस है और ये भी अनबैलेंस है। ये क्या चाहेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज़्यादा आए थे वो निकल जाएं, और ये क्या चाहेगा मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो वापस मेरे को मिल जाए, फिर तो ये नॉन चार्जेबल होगा। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को बाहर, ये मतलब बाहर देगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास और चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि आवेश पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। हो गए? इसलिए कहते हैं कि धारा पॉजिटिव, ये धारा आवेश चलेगा, धारा चल रही है, ये धारा पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ओर चलते हैं। ये पोटेंशियल है। तो उसी प्रकार इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में दो पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। दो विभव, एक विभव ये था धन विभव और एक विभव था, दोनों में अंतर हुआ और ये धारा चलनी शुरू होगी। यही कंडीशन यहाँ पे करनी है आप लोगों को। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे करनी है। तो अब ऑक्सीडेशन के ऑक्सीकरण क्रिया की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड के मध्य ऑक्सीडेशन क्रिया की बात करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये सेम टू सेम क्रिया लगेगी। आपको मिटा के दिखा देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि आपको सेल का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए।
ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया ही आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आएगी। तो कभी भी, क्योंकि इस पर के एक दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना। अब क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन क्रिया की बात करें, रिएक्शन की बात करें। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रिया में क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ऑक्सीडेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ऑक्सीडेशन क्रिया से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सिर्फ प्रोटॉन ही बचे थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 29 थे, लेकिन ये 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले थे, ये इसमें डाल दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 58 हो गए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, वो नेगेटिव था। तो ये कौन सा आवेश बन गया, ये कौन सा पोटेंशियल बन गया, ये बन गया लो पोटेंशियल। इसलिए ऑक्सीडेशन क्रिया से लो पोटेंशियल उत्पन्न होता है। समझ रहा, ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल उत्पन्न होगा। और लो पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो, प्रोटॉन तो 29 है, लेकिन ये 29 इलेक्ट्रॉन 58 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, लो पोटेंशियल है। ये क्या होगा, लो पोटेंशियल निम्न विभव हो गए, निम्न लिखो, निम्न विभव, लो पोटेंशियल निम्न विभव। तो ऑक्सीडेशन के रेशे क्या होगा, निम्न विभव होगा। और चार्ज कौन सा होगा, अब आपको ये देखना है, चार्ज निम्न विभव होता है, लो पोटेंशियल होता है, यहाँ लो पोटेंशियल होगा, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। समझ रही है मेरी बात को, मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ कौन सा होगा, ये लो पोटेंशियल जहाँ होगा वो होगा ऋणात्मक, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना। ऋण विभव होगा तो ये क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, ये होगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। समझना मेरी बात को। अब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, इसका मतलब कहते हैं कि एक सेल पे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जहां नेगेटिव होता है वो ऋणात्मक, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मैंने लिखा है, और ये हो गया लो पोटेंशियल। और लो पोटेंशियल से क्या होगा, ये होगा कैथोड, इसको कहेंगे कैथोड, कैथोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड पे होगा। तो ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होगा, कैथोड का निर्माण होगा। ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होगा, कैथोड। कैथोड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया होती है दो इलेक्ट्रोड के मध्य। जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वह कैथोड हो जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वह एनोड हो जाता है। और एनोड जहां होगा, कैथोड होगा, वहां ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा क्या होगा, ये फिर भी समझाऊंगा मैं, एक डायग्राम बना के समझाऊंगा आप लोगों को, समझने मेरी बात को, डायग्राम बना के समझाऊंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन ये क्या होगा, कैथोड होगा। अब रिडक्शन क्रिया से क्या होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड से ये होगा रिडक्शन क्रिया। रिडक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया से क्या होगा, अपचयन क्रिया जिस इलेक्ट्रोड पे होगी, जहां होगी, जो इलेक्ट्रोड अपचयन क्रिया से इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे रिडक्शन क्रिया से, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, किसमें, रिडक्शन क्रिया से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकता होगी वो इलेक्ट्रोड में वो कैथोड बन जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो ये जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बन जाएगा एनोड बन जाएगा। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ कमी थी, क्या हुआ, हाई पोटेंशियल। ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, हाई पोटेंशियल उच्च विभव हो गया। उच्च विभव होगा तो इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, ये जिस उस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, ये कहेंगे अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनोड। अब ये देखना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होता है, कैथोड का निर्माण होता है। रिडक्शन क्रिया से क्या होता है, एनोड का निर्माण होता है। और एनोड कैथोड आपको सेल बैटरी में देखने को मिलेंगे। ये इलेक्ट्रोड पे होते हैं। मैं आपको डायग्राम समझा के आपको दिखा देता हूँ। मैं सारी बातें लिख लेना, आपको धीरे धीरे जितने बताइए सारे लिख लेना आपको। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम के समेत आपको समझाता हूँ कि सेल के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार सेल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखोगे कि ये ले लिया। अब इसमें भरेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसमें हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया,
इलेक्ट्रोलाइट भर जाएगी। विलियन होता है, द्रव्य चालक होता है। द्रव्य चालक के बारे में पूरी बातें बताऊंगा, लिखाऊंगा, जो कि आपको काफ़ी कामगार सिद्ध होंगी। सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया आपका एक बर्तन हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या रखेंगे, 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे। इलेक्ट्रोड के बारे में बताता हूँ। ये एक इलेक्ट्रोड ये रखा और एक इलेक्ट्रोड ये रखा आप लोगों ने, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड रख दिए मैंने यहाँ पे। अब देखेंगे 2 इलेक्ट्रोड रखे। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड ये मान लीजिए कि एनोड हो गया, मैं लिख देता हूं एनोड, और ये आपका कैथोड। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, विलियन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, समझना मेरी बात को, ठीक है। अब ये देखो एनोड मैंने आपको बताया कि 2 क्रिया होंगी यहाँ पे 2 क्रिया होंगी। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, ये अपने आयनोड टूट जाता है। 2 क्रियाएं होती हैं, मैंने आपको दोनों क्रिया होंगी। एक ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, दोनों इलेक्ट्रोड की मध्य क्रियाएं होंगी। एक ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, एक रिडक्शन क्रिया होगी। मैंने आपको बताया था रिडक्शन क्रिया से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, ये बन गया एनोड। और क्रिया कौन सी लगी, रिडक्शन क्रिया। यहां इस रिडक्शन क्रिया से ये होगा, ये रिडक्शन क्रिया करेगा, ये ऑक्सीडेशन क्रिया करेगा। समझ गया आपको। अब यही कंडीशन यहां देखें, ये कंडीशन इस कैथोड के बारे में देखें तो यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या होगा, ये कैथोड बन जाएगा। और यहां कौन सी क्रिया लगी, ऑक्सीडेशन क्रिया, ये लगी ऑक्सीडेशन क्रिया। अब यहां से आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, ये अपने आयनों टूटता है। अब आयन कितने हैं आपको बताया, आयन 2 होते हैं, एक धन आयन, एक ऋण आयन, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन। अब ये अपने आयनों में टूटता, माना कि H2SO4 है, एक विलियन है H2SO4, तनुगंधक कामल है। अब ये अपने आयनों में टूटेगा तो आयन 2 होंगे धन आयन, तो ये क्या हो जाएगी, ये धन आयन को ग्रहण करता है और ये ऋण आयन को ग्रहण करता है। इसमें ऋण आयन मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और यहाँ प्रोटोनों की अधिकता होगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कमी होगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। समझ गए। तो यही आपको देखना जरूरी है। अब इसमें क्या आपको क्या मिलेगा, देखो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, ये आपको 2 इलेक्ट्रोड मिलेंगे। इलेक्ट्रोड क्या है, ये अलग अलग धातु की छड़ है, अलग अलग धातु की छड़ है। अब अलग अलग भी वो भी उसमें देखा जाएगा कि किसमें तो इलेक्ट्रॉनों की एफिनिटी होती है और किसमें इलेक्ट्रॉनों की एफिनिटी लो होती है, किसमें इलेक्ट्रॉनों की एफिनिटी हाई होती है। जो हाई इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी वो अलग होगा और जो लो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी वो अलग होगा। आपको ये भी बताऊंगा इसके अंदर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि सेल का वर्किंग प्रिंसिपल सभी प्रकार के सेल में होगा, चाहे वो लेड एसिड सेल हो, चाहे शुष्क सेल हो, चाहे वो वोल्टाइक सेल हो, चाहे वो वोल्टा सेल हो, किसी भी प्रकार का सेल हो, सारे सेलों की एक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसमें से आपको मैं प्रत्येक बात धीरे धीरे सारी बातें फिर लिखाऊं। इसके में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखेंगे। चलो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, विलियन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसके बारे में बताता हूं आपको, फिर दोबारा इसकी क्रिया आपको समझाऊंगा और आपको वर्किंग प्रिंसिपल, आपका सेल का सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि कैसे वोल्टेज। अब आपको पता, देखो ये ये हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा किधर जाएगी, धारा इधर जाएगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये तो गया चार्ज, क्योंकि चार्ज गया और ये गए इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इस बाहर सर्किट पूरा होता है तो कहाँ जाएंगे, ये चार्ज इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ आप ईएमएफ उत्पन्न करके काम में ले सकते हो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही उत्पन्न करना है। पोटेंशियल डिफरेंस से ही आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, माना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी बोलता नहीं, ये आपका एक नॉन चार्जेबल होगा, ये भी हो गया, तो क्या होगा, यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी, न ऑक्सीडेशन होगी न रिडक्शन होगी। दोनों क्रिया से दोनों क्रिया होती रहेंगी और आपका सेल कार्य करता रहेगा। जिस प्रकार क्रिया बंद हो जाएगी इलेक्ट्रोड के इस इलेक्ट्रोलाइट में तो आपका सेल काम करना बंद कर देगा
और ये क्रिया कब तक होती रहेगी, जब तक ये आपका कार्य करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट यदि सही रूप से कार्य करता रहेगा। अब सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट एक द्रव्य चालक है। क्या है? द्रव्य चालक है। आपके काफी बार पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। द्रव्य चालक है जिसको हिंदी में कहते हैं विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक द्रव्य चालक है, या इसको कहते हैं तरल चालक का घोल है। ये लिख सकते हैं तरल चालक का, इसके बारे में तरल चालक का घोल है। तरल चालक का घोल है, मतलब कि जो द्रव्य चालक होता है ना, उस ये आप एक तरल के रूप में होता है, जिसमें से विद्युत धारा, अब इसके बारे में, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, यहाँ लगाएंगे और ये विद्युत धारा प्रवाहित, दोनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने में रासायनिक क्रिया के द्वारा ये अपने भागों में, अपने अवयवों में बढ़ जाता है, अपने आयनों में बढ़ जाता है। ये आयन होंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें आयन है, ये कि इसमें क्या है? आयन है। कौन से आयन है? धन आयन हो रहे और ऋण आयन। मैंने आपको पहले बताया कि आयन दो होते हैं। आयन कब होता है? जब कोई परमाणु नॉन चार्जेबल होता है तो कोई आयन नहीं होता है, लेकिन इसी वो अनबैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की बहुलता हो जाती है, तो वह आयनों में बढ़ जाता है, तो वह आयन करे। एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले परमाणु को क्या कहेंगे? आयन कहलाते हैं। तो आपको बताएं, यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या होगा? ये आयन बन गया। कौन सा आयन? ये आयन बन जाएगा। तो ये कहेंगे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तरल चालक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देख लो, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने अवयवों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाएगा। कितने भागों में? दो भागों में। किसी दो आयनों में टूट जाएगा, एक पॉजिटिव आयन में और एक टूटेगा दो भागों में, एक नेगेटिव आयन में, दो भागों में बटेगा। ठीक है, जैसे कि और उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं आपको नाम लिखाऊं, जैसे H2SO4 तनुगंधक कमल है, H2SO4 तनुगंधक कमल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल हो गया, और भी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का घोल हो गया। ये क्या है? सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है, और ये अपने अपने हिसाब से सेलों में डाले जाते हैं। तो आपको सब बातें बताऊंगा। रासायनिक क्रिया में यही विलयन ही प्रयोग करते हैं। रासायनिक क्रिया जहाँ भी करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, इलेक्ट्रोटाइपिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट ही प्रयोग करते हैं। रासायनिक क्रिया में जो घोल प्रयोग किया जाता है वह इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। ठीक है, जैसे आपको मना है, इसका काम क्या है? द्रव्य चालक है, तरल चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अपने भागों में बढ़ जाता है, अवयव में बढ़ जाता है। अवयव कितने होंगे? दो होंगे, एक धन आयन होगा, एक ऋण आयन, दो आयनों में बढ़ जाता है। अब इसमें देखना है कि यदि इसके बारे में और देखें तो ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रोड इसमें डूबे रहते हैं। अब पूछे इलेक्ट्रोड कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं। तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रोड इसमें डूबे रहते हैं, इसमें डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड रासायनिक क्रिया इलेक्ट्रोलाइट में ही पूरी करवाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये देखनी है आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। चालक तो है, मैंने बताया कि अर्धचालक, चालक और कुचालक, तीनों का आपको प्रतिरोध ताप गुणांक देखना अनिवार्य है। सभी चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, लेकिन कार्बन को छोड़कर। तरल चालक में इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर बाकी चालक जो होते हैं उनका धनात्मक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक होता है। मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि यदि इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। याद रखना, यदि इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। इसलिए लिख लो इसके बारे में। इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं? इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध ताप गुणांक तीन प्रकार से होता है। ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है। शून्य मैग्नीन का होता है, ठीक है, और ऋणात्मक ये आपको मैंने विलयन बता दिया, कार्बन बता दिया, निष्क्रिय गैसें बता दी, ये ऋणात्मक होते हैं यहाँ पे। तो उसका प्रतिरोध तापमान क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। अब इसमें क्या होता है? मैंने आपको इसमें क्या होता है? आयन मौजूद होते हैं। ठीक है ना, इसमें आयन मौजूद होते हैं। आयन, दो आयन होंगे, इसमें दोनों आयन अपने अपने भागों में बैठेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही दो आयन मौजूद है। मैंने पहले लिखा है कि ऋण आयन होता है और एक धन आयन होता है। ये तो था आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड की बात की जाए,
इलेक्ट्रोड के बारे में लिखो, फिर आपको दोबारा इसकी क्रिया दिखाता हूँ कि कैसे सेल कार्य करता है। अब लिखेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? छड़ है, धातु की छड़ है। इलेक्ट्रोड क्या है? धातु की छड़ है। ये दो अलग अलग धातुओं की छड़ होती है, सेम धातु की नहीं होती है। सेम धातु की होगी तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना है, इसलिए दोनों अलग अलग धातु के लेंगे। एक जिंक की हो सकती है, एक कॉपर की हो सकती है, अलग अलग धातु हो सकती है। अलग अलग धातु होगी तो ही पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, तो ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया होगी, तो ही सेल कार्य करेगा। इसलिए सेम धातु की नहीं होती, इसलिए लिख सकते हैं इसके बारे में, ये दो अलग अलग धातु की छड़ें होती हैं, अलग अलग धातु की छड़ होती है। ये देखना है। अब इसका कार्य क्या रहेगा? इस इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं और विद्युत धारा बाहर लेते हैं। इलेक्ट्रोड की सहायता से, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। लिख लें इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोड की सहायता से। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा पर रासायनिक क्रिया जहां भी करेंगे, चाहे सेल के करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के करेंगे, इलेक्ट्रोटाइपिंग के करेंगे, किसी की भी रासायनिक क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विलीन में। इसलिए इलेक्ट्रोडों का कार्य क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करवाना। इलेक्ट्रो सेल से विद्युत धारा ईएमएफ बाहर लेना। ईएमएफ बाहर लेंगे तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित, इलेक्ट्रोलाइट में ही ये क्रिया करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट में क्रिया कौन करवाता है? ऑक्सीडेशन क्रिया कौन करवाएगा? रिडक्शन क्रिया कौन करवाएगा? पॉजिटिव चार्ज कौन देगा? नेगेटिव चार्ज कौन देगा? ये दोनों इलेक्ट्रोड ही देते हैं। इसलिए मेन मुद्दा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड? दो प्रकार के होते हैं। प्रकार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकार। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? अब आपको दिख रहा दोनों प्रकार, एक तो ये हो गया प्रकार, एक ये हो गया प्रकार। दिख रहे दोनों? तो लिख सकते हैं एक एनोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसके बारे में जानते हो? एनोड कैथोड अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिडक्शन क्रिया जहां होगी, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन क्रिया होगी, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन क्रिया होगी वो क्या होगा? वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन क्रिया होगी वो क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। समझ रहे बात को? तो यहां लिख सकते हैं एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड और कैथोड, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। एनोड क्या होगा? धनात्मक इलेक्ट्रोड। लिख देता हूं, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। लिख लो धनात्मक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धनात्मक, मैंने सिंबल लिखा है, उसको कुछ नहीं किया, यहाँ लिख देता हूँ ऋणात्मक। इनके बारे में काफी सस्पेंस बना रहता है आप लोगों को, परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है या एनोड पे इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है? ऑक्सीडेशन क्रिया किस इलेक्ट्रोड पे होती है? रिडक्शन क्रिया किस इलेक्ट्रोड पे होती है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे उत्पन्न होता है? सारी बातें सेल में होती हैं। चाहे किसी भी प्रकार का सेल पढ़ोगे आप लोग, ये मैं नहीं कहता कि आप वोल्टाइक सेल पढ़ो, वोल्टा सेल पढ़ो, लैक्लांसी सेल पढ़ो, लेड एसिड सेल पढ़ो, किसी भी प्रकार का सेल पढ़ेंगे यही क्रियाएं होंगी। यही एनोड होगा, यही कैथोड होगा, यही एनोड कैथोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, यही इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइसिस अपने भागों में बटेगा, यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुलता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सब बातें होंगी। इसलिए मैंने बताया कि सेल की प्रोसेस एक ही होती है सभी प्रकार के सेलों की। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोड की धातु चेंज कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर देंगे तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पे कुछ विशेष गुण आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी तो अलग अलग, जैसे चांदी होती है तो लोहा होता है, तांबा होता है, कॉपर होता है, ये अपना एल्यूमिनियम होता है, सबकी विशेषताएं अलग अलग है, क्योंकि वो भी तो चालक है, तो ये द्रव्य चालक भी अलग अलग है, सबकी विशेषताएं अलग अलग होती है। इस विशेषता के आधार पर सेलों का नाम रखा गया है, लेकिन प्रोसेस वही होने वाली है, प्रोसेस वही होने वाली है। तो अब तक आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में, यहाँ ऑक्सीडेशन क्रिया के बारे में। फिर मैं आपको रिपीट एक थोड़ा सा रिपीट करवा दूं कि आपको ध्यान हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से दोबारा चले वापस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है? ये दो लिख दे, यहाँ मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, विलीन लिख देता हूँ हिंदी में। ये इलेक्ट्रोड है आपके, और यहाँ
जो क्रिया होगी आपको लिखा देता हूँ, क्रिया होगी जो लिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। यहाँ ये इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, अपने भागों में टूटेगा, दो आयनों में टूटेगा, एक धन आयन होगा एक ऋण आयन होगा, धन आयन इधर होगा ऋण आयन इधर होगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होगा और ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होगा। समझ रहे मेरे बात को। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जहां होगी, मतलब कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों के लो इलेक्ट्रॉन में कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनों के मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से लो है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने पास। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो भी धातु छड़ होगी, मैंने आपके धातु छड़ों पर निर्भर करता है। लो इलेक्ट्रॉन वाले धातु छड़ होगी, जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये मतलब पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेगा और ये नेगेटिव चार्ज लेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो हाई इलेक्ट्रॉन वाले की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगी, यहाँ रिडक्शन क्रिया होगी, यहाँ क्या होगी, रिडक्शन क्रिया होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड के मध्य दो क्रिया होंगी। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आयन, ये क्यों अपने भागों में टूटेगा, दो आयन होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा और ये नेगेटिव, दो आयन होंगे, एक नेगेटिव आयन होगा। मैंने आपको पहले बताया था दो आयन होंगे। तो पॉजिटिव आयन इधर आएंगे सारे, टूटते ही पॉजिटिव आयन को ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव या भागों में टूटे इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन को ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा। ये पॉजिटिव आयन को ग्रहण करेगा। अब पॉजिटिव आयन को यदि ग्रहण कर लेता है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्जेबल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्जेबल हो जाएगा। ये क्या रहेगा, इसके नीचे देखें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा यहाँ पे। ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल वाला होगा, ये होगा हाई पोटेंशियल वाला, ये हाई पोटेंशियल वाला होगा। इलेक्ट्रॉनों की लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, यहाँ पे कम रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे, हाई पोटेंशियल हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे लास्ट टाइम आगे, इसको कहेंगे एनोड। ये हो गया आपका एनोड, समझ गए आपको। फिर यदि इसकी बात करें, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले की बात करें तो क्या करेगा ये, यहाँ कौन सी क्रिया होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। ऑक्सीडेशन क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन क्रिया से दो ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिलेंगे, धन आयन ग्रहण, ये ऋण आयन ग्रहण करेगा। दो मतलब कि ये दो भागों में टूटेगा, एक भाग तो ये टूटा इलेक्ट्रोलाइट और एक भाग ये टूटा, ये भाग तो इधर चला गया और ये भाग इधर चला गया। तो ये क्या करेगा, ऋण आयन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ऋण आयन ग्रहण करेगा आपको। अब ऋण आयन ग्रहण किया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्जेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव ऋण चार्ज होगा, ऋण आवेश होगा, यहाँ पे ऋण आवेश होगा। और ये यहाँ पे ये धन आवेश था, हिंदी में लिख दूं, धन आवेश हो गया, हाई पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, लो पोटेंशियल वाला हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, ये निम्न विभव वाला होगा। और इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यहाँ पे अधिकता होगी, बहुलता होगी यहाँ पे। और इसको क्या कहेंगे लास्ट में, इलेक्ट्रॉन की बहुलता आ गई, ये बन गया आपका कैथोड, ये बन गया आपका कैथोड और ये बन गया आपका सेल। यहाँ क्रिया होते रहेंगे, यहाँ धन मतलब पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता रहेगा, ये इस इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करता रहेगा और आपको ईएमएफ ये क्या आपका एक वोल्टेज सोर्स के रूप में आपको मिल गया। तो इस दौरान क्या हुआ, आपको इसे पूछा जाए कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक ही निष्कर्ष निकल के आया है, इस दौरान इलेक्ट्रॉनों की कमी व वृद्धि हुई है, कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, मैं लिखा इलेक्ट्रॉन कमी हुई है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। बस पूरी संपूर्ण क्रिया से एक निष्कर्ष निकल, दो क्रिया हुई इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई और आपका सेल बन गया। और सभी सेलों में यही क्रिया होती है। तो यही सेल का वर्किंग प्रिंसिपल था। और यहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ,
पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ। देखो तो हाई पोटेंशियल ये इधर वाला हुआ और लो पोटेंशियल इधर वाला हुआ। लिख लेना मेरी बातें सारी। तो अब आपको पता है कि पूछा जाए सेल में क्या होता है, सेल के अंदर जो क्रिया होगी तो यहाँ से ये लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से सीधे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। लो पोटेंशियल कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ये चार्ज। समझ। तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की बहुलता हुई, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ और इसे ईएमएफ के रूप में प्रयोग करते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, ईएमएफ के रूप में प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और सेल का निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है। यही आपका सेल होता है। इसमें से आपको कितनी बातें इंपॉर्टेंट लगी, आपने अब तक कितना नहीं पढ़ा, आपने लो मतलब कि बहुत नॉर्मल बातें पढ़ी होगी, मैंने आपको डीपली रूप से पढ़ाया है, क्योंकि यही चीजें आपको पूरे चैप्टर में कामगार सिद्ध होंगी। तो दोस्तों ये तो था आपका सेल का इंट्रोडक्शन और सेल की वर्किंग प्रिंसिपल सभी प्रकार के सेलों की। दोबारा मतलब प्रत्येक सेल की अलग अलग नहीं बताई जाएगी, आज एक सेल की बता दी, सभी सेलों की ये होगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। यदि वीडियो में किसी प्रकार की पढ़ाने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो शंका है या आपके मन में किसी प्रकार की कोई और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना, कमेंट्स जरूर लिखना आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।